आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि इंडिया का एक मिड साइज पब्लिक सेक्टर बैंक है। अभी बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। अभी इसमें हमें बहुत ज्यादा अप एंड डाउन मूवमेंट देखने को मिला है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इसमें रिसेंटली बहुत सारे अनाउंसमेंट करे जा रही है। अभी पिछले एक महीने पहले हमें ऐसी न्यूज सुनने को मिली थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्राइवेटाइज बैंक ऑफ इंडिया, और इसी वजह से बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर प्राइस है वो काफी ऊपर जाने लगा था। फिर अभी 2-3 दिन पहले एक और न्यूज आई कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कुछ कैपिटल देना चाह रही है, बैंक ऑफ इंडिया को कैपिटल इंफ्यूज करेगी इस बैंक में, ताकि बैंक अपनी फंक्शनिंग अच्छे से कर पाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इस बैंक के लिए काफी कुछ कर रहा है, बहुत सारी चीजें इसमें घटनाएं हो रही हैं। तो और इसी वजह से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं यूट्यूब पे कमेंट करके कि आयुष आप एक वीडियो बनाइए बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। तो आज इस वीडियो में हम पूरा एक एनालिसिस करेंगे बैंक ऑफ इंडिया का, और मैं आपको बताऊंगा कि अभी रिसेंटली हमें करना क्या चाहिए इस बैंक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिसेंट न्यूज क्या आई है बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, और उसका जो इम्पैक्ट है वो बैंक ऑफ इंडिया पे कैसा पड़ सकता है। ये जो न्यूज आई है अभी, क्या ये अच्छी हैं या बुरी हैं, और अगर न्यूज अच्छी है तो इसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइसेस पे कैसा होना चाहिए। स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये भी मैं बताऊंगा कि पिछले कुछ समय से जो परफॉर्मेंस है बैंक ऑफ इंडिया की वो कैसी रही है। इसके बाद हम चार्ट्स को एनालाइज करेंगे। मैं आपको शॉर्ट टर्म आउटलुक देने वाला हूं बैंक ऑफ इंडिया का। मैं आपको बताऊंगा कहाँ सपोर्ट लेवल है, कहाँ रेजिस्टेंस लेवल है। पास्ट प्राइस एक्शन को हम पढ़ेंगे स्टॉक के, और आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि अभी क्या आप ये स्टॉक बाय कर सकते हैं। और अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है और आपने स्टॉक को होल्ड करके रखा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक में अभी आपको होल्डिंग की पोजीशन बनानी चाहिए या आपको सेल कर देना चाहिए। तो एक ओवरऑल हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया का। दोस्तों, प्लीज लाइक करिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो। अब सबसे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छा फन फैक्ट बताने वाला हूं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि आपको सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं यहाँ पे। अगर हम बैंक ऑफ इंडिया का 2010 का प्राइस देखें तो वो था 521 रुपीज, और अभी अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में अभी रिसेंटली इस बैंक ने एक हाई बनाया था 82 रुपीज का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 10 से 11 सालों में इस स्टॉक ने 80 टू 85% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, अगर आपने बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक 521 रुपए पे खरीदा होता 2010 में, तो अभी उनकी वैल्यू जो है वो बस 82 रुपीज हो जाती, यानी कि 80% से भी ज्यादा का वेल्थ डिस्ट्रक्शन आपका हो जाता। तो बैंक ऑफ इंडिया में ये हुआ क्यों, चलिए अब हम ये समझते हैं। तो मेरे ख्याल से आप में से काफी सारे लोग इसका रीजन जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी उस चीज को हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। अब दोस्तों, हम सब में से कभी ना कभी कोई आदमी तो बैंक्स में गया ही होगा, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गया होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ये कस्टमर सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं देते। बहुत ही बेकार कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है, और इसी वजह से इनके बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ नहीं है। जो पुराने कस्टमर्स हैं वो तो हैं इनके पास, लेकिन जो नए कस्टमर्स हैं उनको ये बनाने में काफी ज्यादा एबल नहीं हो पाते। और जिन कस्टमर्स को सर्विस चाहिए, जो कि ज्यादा पैसा पे करना चाहते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं। तो और इसी वजह से यहाँ पे जो बैंक ऑफ इंडिया है वहां पे हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और दोस्तों, जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है बैड लोन्स। जब भी बैंक ऑफ इंडिया लोन्स प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, और वो कस्टमर्स रीपे नहीं कर पाते उस लोन को, तो ये लोग लोन्स को रिकवर करने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया अकेला ऐसा बैंक नहीं है जो कि लोन रिकवर नहीं कर पा रहा है। आप सारे पीएसयूज को देख सकते हैं, और आप ऐसी चीज पाएंगे कि यहाँ पे एनपीएस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी, बैड लोन्स काफी ज्यादा होंगे, और ये लोग उस बैड लोन्स को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही परसिस्टेंट है। मैंने आपको दो प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताई थी। पहली चीज थी कि कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत बेकार देते हैं ये लोग, तो कस्टमर्स इनके पास आते नहीं है, ये लोग सर्विसेज से बहुत पैसा नहीं बना पाते। और दूसरी जो चीज है वो है एनपीएस की प्रॉब्लम। इसी वजह से आप ये वेल्थ डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं इस चार्ट के ऊपर। और अगर हम बात करें पिछले 5 सालों के रिटर्न्स की, तो पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने 25% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें दोस्तों, तो यहाँ पे स्टॉक्स ने बिल्कुल भी पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं। 1-2 साल आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत बड़ा होगा, बीच में कभी कभी एकदम से इसके स्टॉक के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है दोस्तों वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहा है। अब अगर मैं बात करूं रीसेंट न्यूज की,
तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि जब भी कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कोई पब्लिक अनाउंसमेंट करना रहता है तो सबसे पहले सेबी को इन्फॉर्म करती है और सेबी को कुछ इस फॉर्मेट में इन्फॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने वो पेज लगा लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 3,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन कर रही है बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। यानी कि 3,000 करोड़ रुपए बैंक ऑफ इंडिया को दिए जा रहे हैं और इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शेयर्स इश्यू किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन 8 अप्रैल 2021 में हो जाएगा और जो बैंक ऑफ इंडिया है उसको 3,000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो ये न्यूज मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव है। अगर इन्हें कुछ पैसा मिल जाएगा तो ये लोग अपने बैंक को बहुत अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे। अब अगर हम एक और रिसेंट न्यूज की तरफ नजर डालें दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो न्यूज है ये 15 फरवरी 2021 में आई थी और जो सरकार है उसने ऐसा बोला था कि जो बैंक ऑफ इंडिया है और इसके अलावा जो भी 4 बैंक हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है प्राइवेटाइजेशन के लिए। अब ये जो न्यूज है दोस्तों एकदम सच्ची न्यूज है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो काफी ज्यादा कोशिश कर रही है प्राइवेटाइजेशन करने की, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियल प्राइवेटाइजेशन। यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो हो सकता है कि ना हो पाए, क्योंकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो डिसीजन लिया गया था इसको बहुत ज्यादा अगेंस्ट कर रहे थे बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज और जो भी बैंक्स इनमें शामिल थे प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में, वहां पे एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा अपोज कर रहे थे इस मूव को और काफी स्ट्राइक्स भी हुई थी। तो इसी वजह से हो सकता है कि जो गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन का जो प्लान है वो फेल हो जाए। तो हमें इस चीज को चेकआउट करते हुए चलना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। हम कुछ प्राइस डेटा को पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें अभी बैंक ऑफ इंडिया में अपनी पोजीशन रखनी चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे 15 फरवरी 2021 में जो बैंक ऑफ इंडिया का शेयर प्राइस है वो 58 रुपीज 90 पैसे हुआ करता था। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने प्राइवेटाइजेशन वाली जैसे ही न्यूज अनाउंस करी तो ये स्टॉक 58 रुपीज से सीधा 100 रुपए का हाई बना दिया इसने 4 दिनों के अंदर। आप देख सकते हैं जब से ये न्यूज अनाउंस हुई जो स्टॉक के प्राइजेस हैं वो एकदम से बढ़ना शुरू हो गए दोस्तों। तो ये जो चीज है वो बहुत पॉजिटिव है बैंक ऑफ इंडिया के लिए। अगर बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेटाइज हो जाता है तो शेयर होल्डर्स के लिए ये एक लॉटरी से कम नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो 3 दिन का मूवमेंट है ये दिखा रहा है कि स्टॉक के जो प्राइजेस है वो जस्ट डबल हो गए जैसे ही प्राइवेटाइजेशन की न्यूज आई। अब ये प्राइवेटाइजेशन अच्छा इसलिए है क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो बैंक्स के पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट आ जाएगा और जो बैंक है वो अभी प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। अभी बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड एक बैंक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो सर्विस है वो कैसी होने वाली है और प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान ये लोग बिल्कुल भी नहीं देने वाले। ये आप बिल्कुल मान के चलिए। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्लानिंग कर रही है। अब दोस्तों लेकिन जब से ये मूव अपोज हुआ एम्प्लॉय यूनियंस के द्वारा, जो भी बैंक के एम्प्लॉय थे उन्होंने इस मूव को अपोज करना शुरू किया। आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक का प्राइस है वो 100 रुपए के हाई बनाने के बाद धीरे धीरे गिरते गए और अभी जो करंट शेयर प्राइस है वो 68 रुपीज के आसपास है। अब सवाल ये आता है कि हमें एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है बैंक ऑफ इंडिया का वो बिल्कुल डाउन डायरेक्शन में है। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का मैंने 1 मंथ चार्ट लगाया था और आपको मैंने दिखाया था कि 2010 से 2020 के बीच में कैसे ये वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो वो डाउन डायरेक्शन में है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब भी ट्रेंड होता है हम किसी भी स्टॉक को नहीं खरीदते हैं। तो यहाँ पे बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं बनती। हो सकता है आपको छोटे मोटे अपसाइड मूवमेंट दिख जाए इस स्टॉक में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई भी बाइंग नहीं बनती है। अब सवाल ये आता है कि अगर आपने ये स्टॉक को खरीद कर रखा है तो कहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, आपको क्या टारगेट एक्सपेक्ट करने चाहिए, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर दोस्तों आपने बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक को खरीद कर रखा है तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये 62 रुपीज का जो लेवल है ये बहुत ही तगड़े सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और ये दूसरा पॉइंट है जहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे स्टॉक की डिमांड होती है। तो 62 रुपीज के नीचे जाना स्टॉक के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। अब अगर मैं बात करूं वैसे ही रेजिस्टेंस की,
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस स्टॉक का रेजिस्टेंस है वो 100 रुपए के आसपास है। अब 100 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस से मेरा मतलब है कि जो सप्लाई है स्टॉक की वो 100 रुपए के आसपास है। अब ये जो 100 रुपए का लेवल है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें ये स्टॉक 100 रुपए पे महंगा लग रहा है, तो इससे तो ऊपर जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक है वो बिल्कुल न्यूज बेस्ड है, यानी कि जो भी न्यूज आ रही है उसकी वजह से इसमें अप एंड डाउन मूवमेंट आ रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल वार्न कर देना चाहूंगा, अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस का यूज करना जानते हैं तो कोई भी इसमें टेक्निकल इंडिकेटर का भी यूज ना करें, आरएसआई एमएसीडी का यूज तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये एकदम न्यूज बेस्ड स्टॉक बन चुका है। अगर आप प्राइस एक्शन रीड करना जानते हैं तो प्राइस एक्शन को रीड करिए और वहां से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करके इसमें कुछ पोजीशन बनाने की आप कोशिश कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी पोजीशन बनाई है तो आप उसमें होल्ड कितना करना है, सेल कितना करना है, आप अपना एनालिसिस थोड़ा सा उस हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्राइस एक्शन को पढ़िए। और दोस्तों अगर आप इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा जैसे ही ये स्टॉक ऊपर जाए तो आप इसको बेचने का सोच सकते हैं। और प्राइवेटाइजेशन वाली न्यूज पे डेफिनेटली बहुत ज्यादा फोकस करें। अगर प्राइवेटाइजेशन इस बैंक का हो गया, जो कि सरकार के अनुसार 6 महीने बाद होने वाला है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये जो बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक है ये बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्टॉक एकदम से नीचे गिर जाएगा। तो आप इसको अभी होल्ड कर सकते हैं और 62 रुपीज से अगर ये नीचे जाता है तो आप इसको सेल आउट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर ये 100 रुपए के आसपास फिर से आता है तो भी आप इसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।